हाय एवरीवन, कंफर्मेशन दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? एक मिनट, चैट बॉक्स में इनेबल्ड कर देता हूँ। चलिए, अब आपके मैसेज आ जाएंगे। कंफर्मेशन दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? थैंक यू सो मच। फटाफट जवाब दिया करो यार, आवाज़ आ रही तो बता दिया करो, कंफर्म कर दिया करो यार। आप सी का बटन भी दबाएंगे तो भी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है भैया। काफ़ी सारे बच्चे बैच में आके बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने इनमें से डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट पे नहीं कर रखा है। तो कृपया करके आप अपने आप ही बाहर निकल जाइए, और अब आपको डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं। तो कृपया करके आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे मैं आपको निकालूंगा, बोल बोल के निकालूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी आपकी बेकार में। तो प्लीज़ अपने आप आउट हो जाइए। अब आप सोचें कि क्लास के बाद आप जमा करवा देंगे तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। हम आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हैं। अब आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उस ग्रुप से भी आप बाहर निकल जाना। क्योंकि जो बंदा 4 दिन के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया, ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं भाई जीवन में। ठीक है जी, तो पिछली क्लास का कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, नहीं निकलो बाहर। आकाश कुमार जी, बाहर निकल जाइए कृपया करके। जरूर। देखा हिंट मारेगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक डेमो सेशन देखा था, और डेमो सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन समझा था कि हमारा जो कोर्स है तकरीबन कितने का है, 19 महीने का कोर्स है। और हम जो क्लास करेंगे हफ्ते में 3 दिन करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में हमें 4 दिन भी पढ़ना पड़े, 5 दिन भी पढ़ना पड़े, या 6 दिन भी पढ़ना पड़े। पर फिलहाल अभी जो आपकी फाउंडेशन है वो आपकी 3 दिन वाली फाउंडेशन है। इसके अंदर हम लोग आपके 12 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आपके 15 सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जॉब में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, जॉब में पूरा सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जॉब दी मिले। और अब वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जॉब के दौरान एचआर मैनेजर आपका देखता है आपके अंदर। फिलहाल 15 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, 12 मॉड्यूल्स होगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा, 19 महीने का आपका कोर्स है। आपका ये डिप्लोमा एक तरह से, और आपको यहाँ पे हैकिंग के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ठीक है जी, और डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर आपके इंटरनेट में भी फ्री हैं, तो आपको यहाँ भी फ्री में ही मिलेंगे। ठीक है जी, कोई इसके लिए आपको चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग इस कोर्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि बेटा साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो हम इसको बदले में क्या कहते हैं? इसको बदले में हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है भैया। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का जो हमारा सम्मेलन होता है वो 3 तरह की चीज़ों का सम्मेलन होता है, जहाँ पे एक आपका हार्डवेयर होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, और एक मेरे पास आपका नेटवर्क होता है। साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट दिन पे दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल आज की डेट में सबकी ज़िंदगी में कंपलसरी हो चुका है। और अगर मैं इंटरनेट की बात करूंगा तो इंटरनेट हमारा हर एंगल से आपका अनसेफ है। वहाँ पर सुरक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पे गलत कैटेगरी के लोग बैठे होते हैं। उन गलत कैटेगरी के लोग को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। तो ये हैकर क्या करते हैं? आपके सिस्टम्स को, काम करने के सिस्टम को बर्बाद करते हैं, आपका पैसा चुरा लेते हैं। इनसे अगर हमें बचना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अभी फिलहाल हमें सीखना पड़ेगा कि आखिरकार सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्किंग हमारे पास क्या होती है, वो सारी बातें हमें बढ़िया तरीके से आपका सीखना पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें हमारे पास क्या मानी गई हैं, आपकी टेक्नोलॉजी मानी गई है। आजकल आपने एक टॉपिक का नाम जीवन में बहुत सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सुना आप लोगों ने? फिर आपने एक और नाम सुना होगा कि मशीन लर्निंग का जमाना है। फिर आपने एक और नाम सुना होगा डीप लर्निंग का जमाना है। फिर आपने एक और नाम सुना होगा कि जेनरेटिव एआई का जमाना है। फिर आपने एक और नाम सुना होगा कि एलएलएम का आजकल जमाना हमारे पास आ चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मैं बातचीत करता हूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, आपका बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया, ये और छोटा पार्ट हो गया, ये और छोटा पार्ट हो गया। और लेटेस्ट से मैंने कहा यहाँ पे मेरा एआई आ गया, और यहाँ पे मेरे पास मशीन लर्निंग आ गया, यहाँ पे डीप लर्निंग आ गया, यहाँ पे मेरे पास जनरेटिव एआई आ गया। और इसी के अंदर मेरे पास एक और टॉपिक आता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एल एल एम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब आखिरकार एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, एल एल एम हमारे पास क्या होता है, ये बड़ी खूंखार चीजें हैं। पर डेफिनेटली क्योंकि जब एआई आजकल हर चीज के साथ जुड़ गया है, तो डेफिनेटली क्या आपका साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे या एथिकल हैकिंग की बात करेंगे या आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, तो क्या ये एआई से बचेंगे? नहीं भैया। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ चुका है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी आज की डेट में हमारे पास आ चुकी है। तो जब इसके साथ एआई जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग भी जुड़ जाएगा, डीप लर्निंग भी जुड़ जाएगा, और आपका जेनरेटिव एआई भी जुड़ जाएगा, और साथ साथ आपका एल एल एम वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। सर ये सारी चीजें क्या होती है, हमें इनके बीच में कोई फर्क नहीं पता, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सब बहन भाई नजर आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि ये जो 19 महीने का कोर्स है, इसके अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी दिया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी दिया जाएगा, और इन सब का संपर्क आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह का है, ये भी हम सीखेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफी सारे हमारे पास सब पार्ट्स आते हैं, और सब पार्ट में एक नाम मेरे पास क्या आता है, आपका मशीन का लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हमारे पास हो गया, साथ में हमारे पास आपका जेनरेटिव एआई हो गया, और इसके साथ मेरे पास एल एल एम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या सर हमें इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी? बिल्कुल जानकारी मिलेगी। तो हमारा जो भी आपका साइबर सिक्योरिटी का कोर्स होगा, एथिकल हैकिंग का जो कोर्स होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कोर्स होगा, वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा, और समय समय पे जो भी हमारी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। सूरज कुमार जी, अगर आपको वीडियो नजर नहीं आ रहा दोबारा से रिज्वाइन कर लो बेटा, बाकी सबको नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे आर नाम का बटन दबा दीजिए, मेक इट फास्ट, स्पीड थोड़ा फास्ट दिखाया करे। 1 सेकंड का लैग होता है, बट डेफिनेटली आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ये सारी जानकारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, या एथिकल हैकिंग की बात करते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, या उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं सबकी बात करते हैं, तो अल्टीमेटली बेटा ये सारी की सारी चीजों का संपर्क किसके साथ है? इन सारी की सारी चीजों का जो संपर्क है वो सीधा आपकी टेक्नोलॉजी के साथ है। और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो उसके अंदर हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर नेटवर्किंग की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है बच्चे? तो अब हमें गहराई में समझना है कि आखिरकार हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या नेटवर्क क्या होता है। जो भी हमारा गंदा आदमी होता है, गंदा इंसान होता है, जिसको हम हैकर कहते हैं, ये कंपनी के हार्डवेयर को बर्बाद करेगा, ये कंपनी के सॉफ्टवेयर को बर्बाद करेगा, ये कंपनी के नेटवर्क को बर्बाद करेगा। ठीक है भैया? कंपनी के हार्डवेयर को, कंपनी के सॉफ्टवेयर को, कंपनी के नेटवर्क को बर्बाद करेगा, इन सबको ये बर्बाद करने के लिए बैठा होता है, ताकि कंपनी की फंक्शनिंग को वो खराब कर सके। ठीक है बेटा? अब समझना जरा बात ध्यान से। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके मालिक का नाम क्या? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मियाँ बीवी का नाम आजकल साथ साथ आता है हमारे पास। साथ ही साथ देखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर मैं इस कंपनी की बात करूंगा तो मैं कहता हूँ इसका जो हिसाब किताब है, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 20 लाख करोड़ की है। यानी अगर आज आपको रिलायंस नाम की कंपनी को खरीदना है तो 20 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। अब रिलायंस नाम की जो कंपनी है वो मल्टीपल तरह के धंधे करती है हमारे पास। आपको पता है उसका ऑयल के अंदर धंधा चलता है, वो केमिकल के अंदर भी काम करती है, वो पेट्रो के अंदर भी काम करती है, उसने आज के रिटेल में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ रिलायंस जियो नाम का कॉन्सेप्ट भी इसने लॉन्च कर दिया है। फाइनेंस के अंदर भी अपना जियो फाइनेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी एक कंपनी हमारे पास आ चुकी है, तो बहुत बड़ी अपने में कंपनी है। ठीक है बेटा?
अब अगर मैं कहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड साल में कितना पैसा कमाती है, तो मैंने बोला जी साल में तकरीबन ये 80,000 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट है। यानी टैक्स को देने के बाद, सरकार को टैक्स देने के बाद, सारे के सारे खर्चे करने के बाद, सारे के सारे कंपनी के खर्चे खत्म करने के बाद, चाहे वो फिक्स्ड खर्चा हो या वेरिएबल खर्चा हो, सारे खर्चा करने के बाद जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 80,000 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात है, कुछ पैसा यहाँ से भी आया होगा, कुछ पैसा यहाँ से भी आया होगा, कुछ पैसा यहाँ से भी आया होगा। यानी हर मल्टीपल धंधे से हमारे पास क्या आएगा, आपका पैसा आया होगा। ये जो बेटा हमारे पास तरह तरह के धंधे होते हैं, ऑयल का धंधा, केमिकल का धंधा, पेट्रो का धंधा, रिटेल का धंधा, जियो का धंधा, फाइनेंस का धंधा, इनको टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं एसबीयू। ठीक है बेटा, सभी बच्चे वहीं घर बैठे याद करेंगे इसको, टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, एसबीयू कहते हैं। कि भाई ये मल्टीपल तरह के धंधे हैं, जिसको मल्टीपल तरह के धंधों को हमने क्या नाम दिया, एसबीयू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर एसबीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने कहा बेटा एसबीयू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्योंकि धीरे धीरे आपको ये टेक्निकल शब्द समझने पड़ेंगे। कल को आपको इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर काम करना पड़ेगा, है ना। तो आजकल तो हर जगह ये बड़ी बड़ी कंपनी ऑफिस खोल रही है। आज सुबह मेरे को एक रियल एस्टेट एजेंट का फोन आया जी, इंदौर के अंदर इन्फोसिस के पीछे हमने प्लॉट लिया हुआ है कपूर साहब, आप कृपया करके वहां पे पैसा निवेश करिए। इन्फोसिस के पीछे है, और वहीं पे पूरा आईटी हब बन रहा है, साइबर सिटी बन रही है, इंदौर की पहली साइबर सिटी है। आपको वहां पे ऑफिस मिल जाएंगे 3500 स्क्वायर फीट से लेकर 9,000 स्क्वायर फीट का। मैं का रेट क्या लगेगा, कहता है 9,100 रुपये स्क्वायर फीट का आपका रेट लग जाएगा सर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल ये जितने भी हमारे पास बड़े बड़े कंपनी है, ये हर जगह आपकी खुल के बैठे हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं रिलायंस की बात करते हैं, तो रिलायंस एक तरह का तो धंधा करता नहीं है, मल्टीपल तरह का धंधा करता है। टाटा कंपनी मल्टीपल तरह के धंधे करती है, अडानी ने हर जगह हाथ मार रखा है, बिरला ने हर जगह हाथ मार रखा है, मल्टीपल जगह हाथ मार रखा है। और इन मल्टीपल जगहों को टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, सभी आवाज मारेंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है भैया। तो इन सब का हमने प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया। हो सकता है कहीं पे घाटा भी हो रहा होगा, कहीं पे प्रॉफिट भी हो रहा होगा। और अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि रिलायंस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, या जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, पैट कहते हैं, PAT, पैट। ठीक है जी। और पैट की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, पैट की फुल फॉर्म होती है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सरकार को टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा। तो हमने कहा जी हमारे पास तकरीबन 80,000 करोड़ रुपया बचा। अब मेरे को बताओ, ये जो रिलायंस नाम की जो कंपनी है, छोटा धंधा कर रही है, बड़ा धंधा कर रही है, सर बहुत बड़ा धंधा कर रही है। अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूंगा, तो कितने इंप्लॉयज यहाँ पे लेकर बैठी है, 4,04,000 इंप्लॉयज लेकर बैठी है। यानी काफी सारे लोगों की रोजी रोटी यहाँ पे चल रही है ना। हर परिवार के अंदर का 4 मेंबर्स भी हैं, तो 16 लाख बंदा, 17 लाख बंदा यहाँ पर हो गया है। और ये जो 17 लाख बंदे हैं, ये बाहर जाके मार्केट में सब्जी, दूध, ब्रेड, अंडा, मक्खन भी लेकर आते हैं। तो देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती है। तो रिलायंस कंपनी का अपना बड़ा मोटा योगदान है। ठीक है भैया। अब रिलायंस कंपनी की इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, तो मैंने एक इमेजिनेशन लिया, घटिया वाला इमेजिनेशन लिया, कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पास इस तरीके से है, जहाँ पे बड़े सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, और एक बड़ा वाला कंप्यूटर है। आपको लास्ट क्लास में मैंने सिखाया भी था कि बड़े वाले कंप्यूटर को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया था, आपका सर्वर का नाम दिया था। छोटे वाले कंप्यूटर को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था, आपका नोड का नाम दिया था। बीच में डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बे को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, स्विच का नाम दिया था। पहले जमाने में हम क्या कहते थे, हब कहते थे। आज की डेट में हब का जमाना खत्म हो चुका है। तो हमने कहा ये हमारे पर रिलायंस का एनवायरमेंट है। फिर हमने कहा था रिलायंस के अंदर बड़ा सारा इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 4 चीजें पड़ी हुई हैं। क्या का, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, और विजडम हो गया। और अगर आप कहना चाहें तो यहाँ पे एक शब्द और कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे। तो ये मेरे पास एक रिलायंस का एनवायरनमेंट है। आज ये जो रिलायंस कंपनी है, हमारा कितना प्रॉफिट कमा रही है, हमने कहा टैक्स वैक्स सब देने के बाद 80,000 करोड़ रुपए कमा रही है। ठीक है। अब कोई गंदी नीयत का जो इंसान है, वो इस कंपनी को शायद बर्बाद करना चाहेगा, और उस गंदी नीयत के इंसान को बदले में हमने क्या नाम दिया, हैकर का नाम दिया। अब ये हैकर भैया क्या बर्बाद कर सकते हैं, इस हैकर भैया के बाद बड़ी सारी चॉइस हैं बर्बाद करने के लिए। ये रिलायंस कंपनी के कंप्यूटर का हार्डवेयर भी खराब कर सकता है, सॉफ्टवेयर भी खराब कर सकता है, और नेटवर्क भी खराब कर सकता है। इसमें से ये चाहे तो तीनों को भी खराब कर सकता है, और किसी एक पार्ट को भी खराब कर सकता है, जिससे पूरा का पूरा सत्यानाश हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया। तो यहां तक कहानी अगर कुछ क्लियर हुई है, तो आर नाम का बटन दबाइए, आर नाम का बटन दबा दीजिए। चिराग कुमार जी, आपने 307 रुपए की पेमेंट करी है।
रिकॉर्डिंग को एक्सेस करने की आपने 307 रुपए की पेमेंट करी है। तो जब आपने पेमेंट नहीं करी तो ये अनपढ़ों वाली बातें क्यों करते हो? ठीक है ना, मेंटल किस्म के बंदे मत बनो, कॉमन सेंस रखो, आगे देश को तुम्हारी जरूरत है। ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था, फिर भी ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, इस एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ तक जानकारी हमारे पास क्लियर होगी। ठीक है भैया, अब हमें पढ़ना है कि आखिरकार हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने जीवन में नाम सुना हुआ है कंप्यूटर का, बिल्कुल सुना हुआ है जी। अगर मैं बोलूंगा बेटा कंप्यूटर क्या होता है, तो हमने कहा कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट मेरे पास क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है, और एक पार्ट बेटा मेरे पास क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, मोटा वाला रजिस्टर परचेज कर लेना, 300 पेजेस वाला रजिस्टर परचेज कर लेना। एक अपना पेन पर 3-4 तरह के कलर्ड पेन परचेज कर लेना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो हमने कहा कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और जब मैं काफी सारी कंप्यूटर्स की क्या कर लेता हूँ, कलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं क्या कर लेता हूँ, कलेक्शन कर लेता हूँ। तो उससे मेरे पास क्या बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, और उस माहौल को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैंने बड़े घटिया तरीके से बताया कि कंप्यूटर्स को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, दो पार्ट में, जिसमें एक का नाम हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है, और काफी सारे कंप्यूटर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। ये बड़ी ही बेकार परिभाषा मैंने आपको बताई है यहाँ पे। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूंगा, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो शक्ल है वो बकायदा आपको इस तरीके से नजर आएगी, है ना, आपने देखा होगा शक्ल। ठीक है भैया, और इसके अंदर हमने क्या बोला कि एक मेरे पास हार्डवेयर वाला फीचर होता है और एक मेरे पास सॉफ्टवेयर वाला फीचर होता है। अब एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ये समझना है कि हार्डवेयर क्या होता है और हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो डी नाम का बटन दबा दीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो डी नाम का बटन दबा दीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि आखिरकार हार्डवेयर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो लिखिए जरा, हार्डवेयर से हमारा क्या मतलब होता है। जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूँ बेटा, तो टेक्निकली इसको दो पार्ट्स में हमने तोड़ा हुआ है, जिसमें एक का नाम क्या होता है, हार्ड, और एक का नाम मेरे पास क्या होता है, आपका, डेट इज वेयर। तो हार्डवेयर को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिए, दो पार्ट्स में तोड़ दिए, एक का नाम हार्ड है, एक का नाम वेयर है। जब मैं हार्ड की बात करता हूँ, तो हार्ड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया मेरे पास, टफ। और जब मैं वेयर की बात करता हूँ, वेयर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, टूल्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, एक मिनट होल्ड करना बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि जब मैं हार्ड की बात करता हूँ, तो हार्ड का मतलब क्या होता है, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिन चीजों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, हार्ड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना। आपके पास एसी हार्डवेयर है, चेयर हार्डवेयर है, आपका मोबाइल का तार हार्डवेयर है, पानी की बोतल हार्डवेयर है, हाथ में जो पकड़ा हुआ पेन है वो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप हार्डवेयर है, बिजली का बल्ब हार्डवेयर है, पंखा हार्डवेयर है, प्लग हार्डवेयर है। तो जब ये चीजें आप छू सकते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, हार्ड का नाम दिया, उसको हमने वेयर का नाम दिया। तो टफ की जगह हम बढ़िया नाम क्या याद करेंगे, धीरे धीरे आपको बढ़िया इंसान बनना है, और बढ़िया इंसान बनने के लिए आप क्या बोलेंगे, टेंजिबल बोलेंगे। जिसको छुआ जा सकता है उसको टेंजिबल कहते हैं, और जिसको नहीं छुआ जा सकता उसको नॉन टेंजिबल का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी को? ठीक है जी, तो ये हमारे पास जानकारी होगी हार्डवेयर के बारे में। अब हार्डवेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो हार्डवेयर से हमारा शक्ल कैसे नजर आता है। हमने कहा ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल आपने अक्सर देखी होगी। यहाँ पे एक घुमाने वाला यंत्र है हमारे पास, उसको माउस का नाम दिया हुआ है। टाइपिंग करने वाला यंत्र है हमारे पास, उसको मैंने कीबोर्ड का नाम दिया हुआ है ना। यहाँ पर हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है, आंसर नजर आता है, इसको हम लोगों ने मॉनिटर का नाम दिया हुआ है, या दूसरे शब्दों में हमने इसको स्क्रीन का नाम दिया हुआ है, या तीसरे शब्दों में बढ़िया वाला नाम दिया हमने, वीडीयू। और जब मैं वीडियो की बात करूंगा, तो वीडियो से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है बेटा, तो बेकार का नाम मॉनिटर हो गया, बेकार का नाम स्क्रीन हो गया, और बढ़िया नाम मेरे पास क्या हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, बीच का डब्बा हो गया मेरे पास,
ठीक है जी। जब मैंने बीच के डब्बे की बात करें तो अक्सर बच्चे इसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, और इसको सीपीयू कहना 100% गलत है। इसको 100% ये गलत है, इसको आप सीपीयू नहीं बोल सकते। सर सीपीयू नहीं कह सकते तो फिर क्या कहते हैं? हमने कहा बेटा इसको सही मायने में हमने क्या नाम दिया, इसको सही मायने में हमने कैबिनेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। या इसको सही मायने में हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, सिस्टम यूनिट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। या इसको सही मायने में हमने क्या नाम दिया, टावर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सभी बच्चे ध्यान देना, ये जो बीच का डब्बा है, इस बीच के डब्बे को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, ये पर्यायवाची नाम है, मेरे पास सिनोनिम्स हैं, जिसको हमने कैबिनेट का नाम दिया, सिस्टम यूनिट का नाम दिया, या टावर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसी कैबिनेट के अंदर मेरे पास क्या पड़ा होता है, एक फ्लैट बोर्ड पड़ा होता है, प्लेन तरह का बोर्ड पड़ा होता है। उस प्लेन बोर्ड को बदले में हमने क्या नाम दिया, मदर बोर्ड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मदर मतलब क्या होता है, मम्मी, मम्मी है तो हमारे पास क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे हमारे पास बड़े सारे बच्चे उपलब्ध हैं, और उसमें से एक बड़ा प्यारा सा खास सा बच्चा है हमारे पास। ठीक है जी, जो पूरे घर का खर्चा बेयर करता है। और उस प्यारे से बच्चे को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। और इसको अगर आप दूसरा नाम पूछेंगे तो मैं इसको प्रोसेसर का नाम भी दूंगा। और तीसरा नाम अगर आप मेरे से पूछने का प्रयास करेंगे तो मैं इसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर की शक्ल आपको पसंद आ गई होगी। तो इस पूरे डब्बे को हम कैबिनेट कहते हैं, ध्यान दिया जाए। इसको पूरी दुनिया क्या कहती है, सीपीयू कहती है। सीपीयू नहीं होता बेटा, सीपीयू के अंदर एक फ्लैट बोर्ड होता है, फ्लैट बोर्ड को हमने मदरबोर्ड का नाम दिया। और मदरबोर्ड के यहाँ पे बड़े सारे हमारे पास बच्चे होते हैं, और बच्चों में से एक खास बच्चा होता है जिसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, टेक्निकल भाषा में हमने उसको सीपीयू का नाम दिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसका पर्यायवाची नाम क्या होता है, प्रोसेसर। उसका पर्यायवाची नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू क्या कर्म करता है, क्या एक्टिविटी करता है, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए फटाफट, क्या मॉनिटर को टच करा जा सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मॉनिटर को टच करा जा सकता है, यस या नो में जवाब दीजिए। अरे बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना फटाफट। क्या मॉनिटर को छू सकते हैं हम लोग, यस या नो का जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, क्या कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या माउस को हम छू सकते हैं, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या कैबिनेट को छुआ जा सकता है, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या मदरबोर्ड को छुआ जा सकता है, यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास सीपीयू को छुआ जा सकता है, यस या नो में जवाब दीजिए। तो यानी जिसको भी छुआ जा सकता है उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर आपको जानकारी क्लियर है, ठीक है सर। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो मैं थोड़े सेकंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा, ओपन चैलेंज है मेरा। किसी भ्रम में मत रहना आप। माना ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बच्चों बचकानी वाली हरकत पढ़ा रहा हूँ, पर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो मैं यहाँ पे आपको 1-to-1 सेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। और अगर मैं आपको 1-to-1 सेशन प्रोवाइड करूंगा तो आ जाइए, आपकी ज्यादा नहीं, 5-6 लाख रुपए की फीस लगेगी बस। क्योंकि 1.5 लाख रुपए में तो मैं फेस टू फेस आपका ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, जहाँ पे क्लास में 15 से 20 बच्चे होते हैं। और अगर आपको कस्टमाइज जानकारी चाहिए तो आ जाइए, फिर 5-6 लाख रुपए फीस ले लेंगे आपसे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है पैसे लेने में। कहीं आप सोचे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो मैं कुछ लेक्चर चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं सर। 16 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी देख लेते 16 साल की, तो मैं 50 साल की उम्र का आदमी बैठा हूँ, मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी मेरे पास 14 साल का ज्ञान ऐसा है कि जो मैं आपको ऐसी बातें सुना दूंगा कि आपको खुद ही शर्मिंदगी हो जाएगी। फिर आप किसी को बोलेंगे नहीं जिंदगी में कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। चलिए फिलहाल अपना नाम जरूर बता दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको रेफर करता रहूंगा ना, तो उसमें थोड़ा को पता लगता रहेगा मेरे को। काइंडली अपना नाम मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपके नाम के आगे डबल ए के आगे डॉट डॉट आ रहा है, अभिषेक शर्मा जी। ठीक है, अब आपको हम टच में रखेंगे। चलिए ये हमारे पास सारी जानकारी हो गई है। सभी बच्चे यहाँ पे तरह तरह के हैं, सबका सामान्य लेवल हमने बनाना है, तब जाके हमारे पास काम होता है। अच्छा, इस जब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं ना बेटा, जब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं, मैंने कहा ये मेरे पास कैबिनेट है, और मैंने बोला ये मेरे पास क्या, आपका ये मदरबोर्ड है मेरे पास। और मदरबोर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बोला, बड़े सारे बच्चे हैं मेरे पास, बड़े सारे बच्चे हैं, इस मम्मी के पास बड़े सारे बच्चे हैं। तो आपने सीपीयू का नाम सुना होगा, आपने रैम का नाम सुना होगा, आपने रोम का नाम सुना होगा, आपने स्टैटिक रैम का नाम सुना होगा, डायनेमिक रैम का नाम सुना होगा, पी रोम का, ईपी रोम का, डबल ईपी रोम का नाम सुना होगा, कैपेसिटर का, ट्रांजिस्टर का, कैथोड का, एनोड का, डायोड का, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट का नाम आपने सुना होगा, एमबीआर, एमएआर, आईसी डिकोडर,
ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन काउंटर, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, और ये सारे के सारे नाम अभिषेक जी ये हमारे मदरबोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है जी, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सीपीयू हमारे पास बड़ा प्रिय बच्चा था, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चा था, इसलिए हमने उसको इज्जत दे दी है। पर इसके अलावा हमारे पास बड़े सारे बच्चे हैं। हमारे पास दुनिया भर के यहाँ पे बच्चे बैठे पड़े हैं, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, कैथोड है, एनोड है, डायोड है, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है। तो ये सारे के सारे हमारे पास बच्चे हैं। पर हमने कहा ठीक है, हमारा एक कुछ खास बच्चा है जो बड़ा प्रिय बच्चा है, उसको टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम दिया हुआ है। तो अभी जो मैंने बाकी बच्चों के नाम लिए, धीरे धीरे उन बच्चों के बारे में भी आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे को भी अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए ना, हैकिंग के द्वारा हार्डवेयर को खराब कर दिया जाए, तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। ऐसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक डिवाइस होता है एसएमपीएस के नाम से, उसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। वो हमारी पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो अगर मैंने एक ऐसा प्रोग्राम डाल दिया, ऐसा वायरस डाल दिया, ऐसा ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, ऐसा डेटा डिडलिंग डाल दिया, पिगी बैकिंग डाल दिया, स्कैवेंजिंग डाल दिया, स्पैमिंग डाल दिया, सुपर जैपिंग डाल दिया, जो कि सिंपल कुछ नहीं करेगा, आपके एसएमपीएस की पावर को बढ़ा देगा, तो आपका कंप्यूटर वहीं फट जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कांच आपकी आंखों में आ जाए। इस लेवल तक की भी हैकिंग गंदी वाली हो सकती है। फिलहाल हम उस लेवल का चिप लेवल की बातें तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कोर्स हमारा शायद 3 साल 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ठीक है, थोड़ा सा आपको अनुमान मैं आपको दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये हमारे पास आपका सीपीयू हो गया, जिसको हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबाइए। बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो ये हमने थोड़ा बहुत हार्डवेयर के बारे में सीखा। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा 3 काम होते हैं। एक होता है इनपुट वाला, एक होता है प्रोसेसिंग वाला, एक होता है आउटपुट वाला। ठीक है नहीं, कंप्यूटर में कितने काम होते हैं? इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, 2+2 डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, आउटपुट डिवाइस पड़ा हुआ है, यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो इस वाली हरकत को हमने क्या नाम दिया, इनपुट का नाम दिया। इस वाली हरकत को हमने क्या नाम दिया, आउटपुट का नाम दे दिया। जब मैं प्रोसेसिंग की बात करूंगा, तो प्रोसेसिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लॉजिक्स प्रोवाइड करेगा। और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अल्टीमेटली इनपुट को तब्दील कर देगा सीधा आउटपुट के अंदर। इतना क्लियर हो गया बेटा? हमने कहा ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसके पास एक लॉजिक है, जो क्या करेगा, इनपुट को तब्दील कर देगा आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3+2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे आंसर आपका 6 नहीं आएगा, या यहाँ पर आंसर आपका 1.5 नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना तो इसने मल्टीप्लीकेशन करा, ना इसने डिवीजन करा। यहाँ पे इसने क्या करा, एडिशन करा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने वाले के लॉजिक को लिखा हुआ था। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आखिरकार इनपुट कौन करेगा, तो आपने क्या बोला जी, हमारा इनपुट करेगा आपका इनपुट डिवाइस, जिसके अंदर कीबोर्ड भी आ जाता है मेरे पास, और आपका माउस नाम का आपका डिवाइस भी आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं आउटपुट की बात करूंगा, तो आउटपुट में हमने कह दिया कि हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट आ गया, या मॉनिटर आ गया, स्क्रीन आ गया, जिसपे हमें दिखाई दे गया। तो अगर मैं बोलूंगा भैया प्रोसेसिंग कौन करेगा, तो हमने कहा प्रोसेसिंग करेगा हमारा एक यंत्र, उस यंत्र को हमने क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम दिया, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीपीयू आखिरकार क्या करता है, तो हमने कहा सीपीयू आखिरकार प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, तबाही ना कहीं पर भी मचाई जा सकती है। अगर हैकर ने क्या करा, इनपुट करना ही आपके लिए संभव नहीं करा, तो जाहिर सी बात है, साला इनपुट ही नहीं होगा तो क्या प्रोसेसिंग हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या आउटपुट आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता कि केवल प्रोसेसिंग के एलिमेंट को ही खराब करा जाता है, इनपुट के एलिमेंट को भी आप खराब कर दो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग भी गलत हो जाएगा, और आपका आउटपुट भी गलत हो जाएगा, और एंड रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका गलत आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? मान लो इनपुट सही है पर प्रोसेसिंग मेरा गलत है, तो आउटपुट भी गलत हो जाएगा। मान लो इनपुट भी मेरा सही है, प्रोसेसिंग भी मेरा सही है, पर आउटपुट गलत हो गया। सर आउटपुट कैसे गलत हो सकता है? जब आपका इनपुट भी सही है, प्रोसेसिंग भी आपका सही हो गया, मैंने कहा आउटपुट आपका गलत हो सकता है। आउटपुट कैसे गलत होएगा? मैंने कहा भाई, ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को ही नजर आनी चाहिए थी, पर अल्टीमेटली वो जानकारी किसके पास चली गई, क्लर्क के पास चली गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या कर रहा है, बीपीएल नाम की कंपनी को खरीदने का प्रयास कर रहा है, या कैलविनेटर नाम की कंपनी को खरीदने का प्रयास कर रहा है।
कंपनी में मीटिंग हो गई और ये डिसाइड हो गया कि हमें बीपीएल को परचेज करना है, कैलविनेटर को परचेज करना है। पर अल्टीमेटली वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास जानी चाहिए थी, ताकि वो हमें पैसे का हिसाब किताब बता सके। पर अल्टीमेटली वो जानकारी मेरी किसके पास चलेगी? क्लर्क के पास चलेगी। और ये निकम्मे ने जाके एयरटेल के मित्तल वाले आदमी को बता के सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवा दी। तो बताओ क्या कंपनी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब कंपनी के एनवायरनमेंट को खराब करा जाता है तो इनपुट लेवल पे भी खराब कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल पे भी खराब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके आउटपुट लेवल पे भी खराब करा जा सकता है। तो यहां तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। अरे कंफर्मेशन दिया करो ना भैया, क्लास में क्या सो जाते हो? क्या बाकी बच्चों को कंफर्मेशन देने में बहुत दिक्कत आती है, बटन दबाने में दिक्कत आती है क्या? उंगलियों में जान नहीं है क्या? कुछ प्रोटीन कैल्शियम नाम की चीजें नहीं खा रखी क्या? माँ बाप ने नहीं खिला रखा क्या आपको? तो यानी यहाँ पर आपको इनपुट का एलिमेंट भी समझ में आ गया, प्रोसेसिंग का एलिमेंट भी समझ में आ गया, और आपको आउटपुट का एलिमेंट भी समझ में आ गया। अच्छा, इनपुट का मतलब क्या होता है? ऐसा यंत्र जिसके द्वारा डेटा को फीड करा जाता है। ठीक है भैया, तो डेटा के द्वारा जब फीड करते हैं तो कौन कौन से यंत्र होते हैं? कीबोर्ड नाम का डिवाइस आपने सुना होगा, माउस नाम का डिवाइस आपने सुना होगा। ऐसे ही मैं आपको एक और डिवाइस का नाम बताता हूँ, स्कैनर। स्कैनर का नाम भी आपने सुना होगा। ऐसे ही मेरे पास एक और डिवाइस होता है, इसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखिए आप लोगों ने, वीडियो गेम जिससे आप खेलते हो आजकल। आजकल बच्चों को, जेंजी वाले बच्चों को बड़ा शौक है वीडियो गेम खेलने वाला। तो उनको एक प्लेयर मिलता है जिससे वो प्ले करते हैं, है ना? तो उसको जॉयस्टिक्स कहते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भी हमारे पास क्या होता है, हम डेटा डाल सकते हैं, डेटा की फीडिंग हमारे पास होती है। ठीक है जी। अब ये स्कैनर नाम का डिवाइस मेरे पास क्या होता है? लेटर से ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है और ये मेरे पास स्कैनर नाम का डिवाइस है। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? कागज रख दिया। कागज के अंदर यहाँ पे क्या पड़ी है? फोटो। अब ये फोटो मेरी कहाँ आ जाएगी? मॉनिटर में, कैबिनेट के अंदर आ जाएगी। अब ये जो मेरा कैबिनेट के अंदर फोटो आ रही है, इसको मैं क्या बोलूँ? हार्ड कॉपी बोलूँ कि सॉफ्ट कॉपी बोलूँ? इसको मैं सॉफ्ट कॉपी बोलूंगा। और जो कागज मैंने स्कैनर पे रखा है, जो कागज मैंने स्कैनर पे रखा है, उसको मैं हार्ड कॉपी बोलूंगा या सॉफ्ट कॉपी बोलूंगा? उसको बदले में हम लोग यहाँ पे हार्ड कॉपी बोलेंगे। ठीक है भैया। तो स्कैनर के ऊपर आपने क्या करा? हार्ड कॉपी को रख दिया, और अल्टीमेटली ये जानकारी हमारी कहाँ चलेगी? आपके मॉनिटर पे आ गई है। और इसलिए हमने क्या बोला? स्कैनर भी मेरे पास क्या माना गया? आपका इनपुट डिवाइस माना गया है, जिसके द्वारा डेटा का फीडिंग करा जाता है। क्लियर है बात सभी को? चलो, तो ये आपको तीन टेक्निकल शब्द के बारे में ज्ञान हो गया। हार्ड कॉपी के बारे में भी जानकारी होगी, सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी जानकारी होगी, स्कैनर के बारे में भी जानकारी होगी। ऐसे ही अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? एक आपका डिवाइस लगा दिया, और डिवाइस जो हमने लगा दिया उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया? प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रिंटर हमारे पास क्या होता है, तो हमने कहा प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंटर हमारे पास होता है आपका आउटपुट डिवाइस। और ये क्या करेगा? हमने कहा जी प्रिंटर की बात करोगे तो प्रिंटर तो आपके सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हार्ड कॉपी में तब्दील करेगा। जो जानकारी आपके मॉनिटर में दिख रही है या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पड़ी है, वो सारी की सारी मेरी किस कैटेगरी में आ गई? सॉफ्ट कॉपी में आ गई। अब वो जानकारी हमारी कागज की फॉर्म में आएगी। तो कागज की फॉर्म में हमने क्या नाम दिया? उसको हार्ड कॉपी का नाम दिया। तो डेफिनेटली प्रिंटर हमारा क्या करता है? हमने कहा प्रिंटर आखिरकार हमारा प्रिंट आउट करता है। और ये कायदे से मेरे पास क्या माना गया? आपका आउटपुट डिवाइस माना गया है। और ये क्या करेगा? तब्दील करेगा सॉफ्ट कॉपी को सीधा हार्ड कॉपी की फॉर्म में तब्दील करने के लिए सक्षम। ठीक है बच्चों? तो जरा दबाओ, आर नाम का बटन दबाओ। अगर यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो जरा मेरे से। बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करिए, मेक इट फास्ट, स्पीड फास्ट होनी चाहिए आप सभी बच्चों की। ओके। ठीक है जी, तो बच्चों वाली हम हरकतें कर रहे हैं, बचकाना चीजें पढ़ रहे हैं, पर डेफिनेटली आगे ये बचकाना चीजें हमारी काफी कॉम्प्लेक्स होने जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक डिवाइस पढ़ा, इसका नाम क्या है हमारे पास? सीपीयू। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है नहीं? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर्यायवाची नाम क्या है? प्रोसेसर। दूसरा पर्यायवाची नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, बताना सीपीयू क्या करता है? क्या इनपुट करता है? नहीं जी। क्या आउटपुट करता है? नहीं जी।
क्या करता है आपका, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया बात, कुछ नई वाली बात थी नहीं इसके अंदर। सीपीयू को फर्दर हमने कितने में तोड़ा, हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा। हाँ जी अभिषेक जी, सीपीयू को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा होता है, बताइए अभिषेक जी, सीपीयू को कितने पार्ट्स में तोड़ा हम लोगों ने। अरे जवाब दो अभिषेक जी, लटको मत। इसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा, जहां पे एक का नाम क्या होता है मेरे पास, सीयू, एएलयू, और साथ में तीसरा हो गया रजिस्टर। और अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बोलूं, निमोनिक्स बोलूं, निमोनिक्स, निमोनिक्स मतलब सिंबल्स, तो ये बन जाता है कार। तो अगर हम बोले सीपीयू को कितने पार्ट्स में तोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, 3 पार्ट्स में तोड़ा, और मैंने शॉर्टकट में क्या बोल दिया, इसका नाम क्या पड़ गया, कार। तो कार में सी का मतलब क्या हो गया, सीयू, ए का मतलब क्या हो गया, एएलयू, और आर का मतलब मेरे पास क्या हो गया, रजिस्टर्स। जिस समय हम सीयू की बात करते हैं, सीयू को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, कंट्रोल यूनिट। एएलयू की बात करेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया, नोट डाउन करते रहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और आर से हमारा मतलब क्लियर हो गया कि आर का मतलब हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर्स। सर जीयूआई गगनप्रीत जी, वो इंटरफेस होता है। आप कह रहे हैं ना कि सर जीयूआई भी तो होता है, शायद जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो आपका हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत करने के मल्टीपल तरह के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक का नाम सीयूआई होता है, एक का नाम जीयूआई होता है। तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं गगनप्रीत जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, एक का नाम सीयू, एक का नाम एएलयू, और एक का नाम रजिस्टर्स। और शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट होता है हमारे पास कार। यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। हाँ बहुत बढ़िया गगन जी, देखो उसने, गगन जी ने क्या बोला, ओके सर क्लियर, अंगूठा दिखाया, ये होती तमीज। ये होता है अच्छे बच्चे, कि जब उनको लगा कि विकास सर ने मेरे लिए क्वेश्चन का जवाब दिया, तो मेरा भी फर्ज है कि सर को कंफर्मेशन देने का। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास जानकारी होगी। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर सीयू आखिरकार क्या काम करता है, एएलयू आखिरकार काम क्या करता है, और रजिस्टर्स आखिरकार क्या काम करते हैं। ओके। और अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूंगा, तो बेटा रजिस्टर्स को मैंने फर्दर भागों में तोड़ा हुआ है। हाँ जी अभिषेक जी, जवाब देना चाहेंगे, रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं, बुरा मत मानिए, आप इंजीनियर हैं। बताइए जरा, अभिषेक जी रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं, आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है। कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। कोई बात नहीं। हमने कहा एक नाम होता है एमबीआर, एमएआर, आईसी, डिकोडर, आईआर, एक्यूमुलेटर, और साथ में होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। साथ में हमारे पास क्या होता है आपका, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। उतारिए सभी के सभी, अभी फुल फॉर्म बताऊंगा इसका। अभी मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आखिरकार सीयू क्या काम करता है, एएलयू क्या काम करता है, रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। अभी बस सिंपल मैंने आपको खुलासा दिया, क्या खुलासा दिया, कि भैया आखिरकार सीपीयू को हमने कितने भागों में तोड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। जिसमें एक का नाम कंट्रोल यूनिट हो गया, एक का नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और एक का नाम आपका रजिस्टर्स हो गया। ठीक है जी। जब उतार लीजिए तो अपना, बहुत अभिषेक जी, बहुत लेट जवाब आया आपका सर। इतनी देर में तो चैट जीपीटी से बंदा आंसर ढूंढ लेता है। तो अभी तो मैंने बस मात्र थोड़े से नाम बताए हैं आपको। ऐसा भी नहीं है कि ये 6-7 तरह के नाम होते हैं, इसके अलावा बड़े सारे होते हैं हमारे पास। पर ठीक है, हमें जितना पढ़ना है, उतना ज्ञान हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहले लिखिए एमबीआर हमारे पास क्या होता है। एमबीआर की फुल फॉर्म है मेमोरी बफर रजिस्टर। इस बफर को कई बार हम लोग एक और नाम से भी संबोधित करते हैं, जो नाम है मेमोरी स्टोरेज रजिस्टर। तो एमबीआर को आप मेमोरी बफर रजिस्टर के नाम से भी जान सकते हैं, फुल फॉर्म के नाम से, और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसको मेमोरी स्टोरेज रजिस्टर के नाम से भी आप जान सकते हैं।
तो पहली फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, MBR। दूसरा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR stands for instructions register। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IC, इंस्ट्रक्शन काउंटर। IC का फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन काउंटर। इंस्ट्रक्शन काउंटर, ठीक है नहीं। MAR हो गया, MBR हो गया, IR हो गया, IC हो गया। डिकोडर तो हमारा वैसे ही रहेगा, कोई फुल फॉर्म ही नहीं है हमारे पास। एक्यूमुलेटर की बात करेंगे, वो भी सेम रहेगा हमारे पास। और IOR का मतलब मेरे पास क्या होता है? IOR का मतलब होता है इनपुट ओब्लिक आउटपुट रजिस्टर। जब आपका नोट डाउन हो जाए तो डी नाम का बटन दबा देना। चलो भैया, 50% क्लास ने कंफर्मेशन दे दिया, बाकी बच्चे भी कंफर्मेशन दे दो यार, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 25% बच्चे अभी भी रह गए हैं। तो चलिए, ये हमारे पास कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हमने देखी। पहला नाम हमने क्या पढ़ा कि CPU को टेक्निकली कितने पार्ट्स में तोड़ा? कार आपका शॉर्टकट है। और रजिस्टर्स को हमने फर्दर कितने में तोड़ा? MBR, MAR, IC, डिकोडर, IR, एक्यूमुलेटर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर, इसमें हमने इसको ब्रेक डाउन करने का प्रयास करा। ठीक है ब्रो, क्लियर है यहाँ पे सभी को? उसके बाद हम लोगों ने फुल फॉर्म स्टडी करी MBR की। मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको मेमोरी स्टोरेज भी कहते हैं, मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं। सॉरी, मेमोरी एड्रेस तो अलग हो गया, MAR का फुल फॉर्म हो गया। फिर आपका IR हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IC हो गया इंस्ट्रक्शन काउंटर, ठीक है जी। और डिकोडर आपका वैसे का वैसे ही है। एक्यूमुलेटर आपका फुल फॉर्म है। IOR की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो स्टैंड्स फॉर व्हाट? इनपुट आउटपुट रजिस्टर, राइट। अभी ये क्या होता है मैंने कुछ नहीं समझाया, बस सिंपल अभी तो मैंने जस्ट क्लासिफिकेशन मेंटेन करी है। अब एक ना बढ़िया सा डायग्राम बना लो आप सभी बच्चे। कैसे बनेगा बढ़िया सा डायग्राम? शक्ल जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना। ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। ये तीसरा डब्बा भी पैरेललोग्राम है। ये बीच वाले तीन डब्बे जो हैं रेक्टेंगल हैं। एरो बना दिए, ठीक है जी। इसको हमने नाम दिया इनपुट डिवाइस, इसको नाम दिया आउटपुट डिवाइस, इसको नाम दिया CU, और इसको नाम दिया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो क्या बन जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इसका पर्यायवाची नाम है। और इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? प्राइमरी मेमोरी। और इस डायग्राम को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ध्यान दिया जाए, ये हमारे पास आपका पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल शेप नहीं है।
और ये भी मेरे पास आपका पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल शेप नहीं है। ये डायग्राम की फोटो आप सभी बच्चे मेरे को सेंड करेंगे बनाने के बाद अपनी कॉपी में। और आपको पता ही है व्हाट्सएप नंबर क्या है मेरा, 8750 519151। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चों ने सही बनाया। सर रजिस्टर कहाँ गए? मैं कहा बेटा ये रहे रजिस्टर, ये हरे हरे जितने डॉट्स हैं हमारे पास, इनको बदले में हमने क्या नाम दिया, रजिस्टर्स का नाम दिया हुआ। ठीक है जी। इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ। उतारिए, मेक इट फास्ट, और जब ये उतार ले तो मेरे को कंफर्मेशन जरा दे देना। डी नाम का बटन दबा के कंफर्मेशन दे देना। बेटा 2 मिनट का ब्रेक देना मेरे को, और बाकी दो चार बच्चों के ये भी आए हैं, बाकी बच्चे भी भेजिए मेरे को, चेक करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो 2-3 मिनट तक का अपना वेट करना आप।
चलो भैया। गोपाल जी भी बता देंगे आपको। रिकॉर्डिंग एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है भैया, तो जरा देख लें कितने बच्चों ने मैसेज करा है मेरे को। और वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया यार। अभिषेक जी बड़े प्रोफेशनल हो यार आप। 16 साल का उम्र है आपका। पैसे बताओ मुझे, ये कैसी लैंग्वेज है यार आपकी। है सर, कैसी लैंग्वेज आप यूज करते हो, पैसे बताओ। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। अभिषेक जी आज आपकी फर्स्ट क्लास है। तो कृपया करके भी डिस्टर्ब मत करिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से कि इसकी वर्किंग कैसी होती है हमारे पास, और याद करने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे। सबसे पहले डेटा हमने डाला, इनपुट डिवाइस से डेटा फीड करा। फिर ये जानकारी हमारी कहाँ चलेगी, प्राइमरी मेमोरी के पास चलेगी। फिर यहाँ पे जानकारी हमारी कहाँ चलेगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास चलेगी। और फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से हमारी कहाँ चलेगी, दोबारा से प्राइमरी मेमोरी के पास चलेगी। और फिर प्राइमरी मेमोरी से हमारा कहाँ चला गया, आउटपुट डिवाइस के पास चला गया। सर आपने कंट्रोल यूनिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। फिलहाल अभी वेट करो, सब्र करो, अभी हम सब सीखेंगे। तो सभी बच्चे पहले याद करने का प्रयास करिए कि पहले डेटा हमारा कहाँ से एंटर होगा। आप बोलेंगे इनपुट डिवाइस से एंटर होगा, फिर कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। और फिर प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा, सीधा आपके आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे चीजें सीखने वाली कौन कौन सी हैं। अब हमें यहाँ पे सीखने वाली बातें यहाँ पे ही आ रही है कि सर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमें नहीं पता। कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या होता है ये हमें नहीं पता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे पास क्या होता है ये हमें नहीं पता। हमें रजिस्टर्स के बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। वो बात अलग है कि आपने कुछ 6-7 रजिस्टर्स के नाम बता दिए थे आपने। हाँ, इतना हमें पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें दो राय वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। और इनपुट आपका इनपुट डालता है, फीड करता है, और आउटपुट डिवाइस आपका रिजल्ट दिखाता है। पर इसके दौरान हमारे पास यहाँ पे चार चीजें आ रही हैं। वो चार चीजें कौन कौन सी आ रही हैं बताइए। एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, एक हो गया आपका CAR कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और साथ में आपका रजिस्टर हो गया। ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आखिरकार ALU हमारे पास क्या करता है। पहली बात तो मैंने बोला कि यार ये मेरे पास क्या माना गया, पार्ट माना गया। किसका हिस्सा माना गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा माना गया। इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ किसका, CPU का। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, हमने कहा अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। और दूसरा हमारे पास क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। एक हमारे पास क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। इसके अंदर ए नाम के शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर आ रहा है। एक है एल नाम का शब्द, उसका सिग्निफिकेंस आपका यहाँ पर आ रहा है। और यू का मतलब यूनिट है हमारे पास। तो हमने कहा ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लॉजिकल का पर्यायवाची नाम बेटा हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल का पर्यायवाची नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेशंस करना, चीजों को आपस में कंपेयर करना। तो जब मैं अर्थमेटिक की बात करता हूँ वहां पे कुछ चीजें आती हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, परसेंटेज निकालना, और साथ में रेस टू पावर फाइंड आउट करना। हमने कहा ये कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास, ये कुछ सिंबल्स है मेरे पास जो कि हमें हेल्प करेंगे क्या करने में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने में। अगर मैंने कि 10 को मल्टी प्लस कर दिया 5 से तो 15 आंसर आ जाएगा। 10 को माइनस कर दिया तो 5 आंसर आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई में 5 कर दूंगा तो 50 आंसर आ जाएगा।
10 को डिवाइड करूंगा 5 से तो अपना दो आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 आपको क्लियर है। कीबोर्ड के अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो ऐसे नजर आता है, और डिवीजन का साइन हमारे पास ऐसे नजर आता है। ठीक है जी। इस वाले निशान को बदले में हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्लैश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। स्लैश जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, जिसमें एक नाम होता है मेरे पास डैट इज फॉरवर्ड स्लैश, और एक नाम होता है मेरे पास डैट इज बैकवर्ड स्लैश। हमने कहा एक नाम है फॉरवर्ड स्लैश और एक नाम है बैकवर्ड स्लैश। ठीक है जी। तो ये जिसका मुंह आगे की तरफ होता है, जिसकी चोंच आगे की तरफ होती है, फॉरवर्ड हो गया। और जिसकी चोंच पीछे की तरफ होती है वो हमारे पास बैकवर्ड हो गया। तो जब हम डिवाइड करने की बात करते हैं, डिवीजन करने की बात करते हैं, तो उसमें हमारा किसका इस्तेमाल होता है, याद रखना फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल होता है। ठीक है भैया। कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे, लैपटॉप के कीबोर्ड में देखेंगे, तो शिफ्ट के साथ जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट नाम का बटन होता है, उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क के साथ, और ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल, बटन में क्वेश्चन मार्क का सिंबल और ये वाला सिंबल आपको नजर आएगा, वहां पर आपको ये डिवीजन का काम करता है। ओके। और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो पता, मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये साइन होता है, और इस साइन को हमने बदले में टेक्निकल भाषा में क्या नाम दिया है, इसको हम एस्ट्रिक कहते हैं। तो याद करना, स्टार नहीं बोलेंगे, स्टार थोड़ा घटिया शब्द होता है, इसको आप बदले में क्या नाम देंगे, एस्ट्रिक का नाम यहाँ पे देंगे। राइट। तो ये हमारा सिंबल हो गया आपका एस्ट्रिक फॉर्मेट में, और ये बेसिकली क्या परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा ये हमारा मल्टीप्लिकेशंस को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। तो यहाँ तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर हो गया आपको। चलो, ऐसे ही मेरे पास एक और आता है आपका रेस टू पावर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेस टू पावर 5। ठीक है। क्या लिखा, 2 रेस टू पावर 5। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, टू, ऐसे उल्टा वी, और 5। और इस उल्टे वी को, सिंबल को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इसको टेक्निकल भाषा में कैरेट कहते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं बेटा, इसको कैरेट नाम का सिंबल कहते हैं। कीबोर्ड में अगर आप ध्यान देंगे तो एक 6 नंबर का बटन होगा, 6 नंबर के ऊपर ये कैरेट नाम का सिंबल होता है। और इस कैरेट नाम के सिंबल के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, रेस टू पावर दर्शाया जाता है। ठीक है। तो चलो एक खतरनाक सा सवाल आपसे पूछूं, सवाल का जवाब देना। अगर मैं 2 रेस टू पावर 5 को निकालने की बात करता हूं तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं बोलता हूँ आपसे बेटा 2 रेस टू पावर 5 निकालिए मैथ्स के अंदर, तो मेरे को बदले में जवाब दीजिए कि आंसर क्या आएगा। क्या इसका आंसर 10 आएगा, या इसका आंसर 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, आखिरकार इसका क्या आंसर आएगा, बताइए जरा। ये 64 वाले भाई साहब कौन है भैया, एके वाले भाई साहब भी 64 बता रहे हैं। एके वाले भाई साहब कहीं आप अभिषेक जी तो नहीं है। ठीक है, गेस करने की क्या जरूरत है बेटा, सीआर साहब लॉजिक पता होना चाहिए ना। समर्थ भट्टाचार्य जी, आप भी 64 का आंसर दे रहे हैं, और ये CHAN वाले भाई साहब 16 का आंसर दे रहे हैं, और काफी सारे बच्चों ने 32 का आंसर दिया है। तो आइए कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं इस चीज को जरा। जब मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 रेस टू पावर 5 निकालना है, तो इसका मतलब है कि दो को मल्टीप्लाई करना है कितनी बारी, आपका 5 बारी। ठीक है जी। तो अब आप बताइए क्या आंसर आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे 8 आएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जिन्होंने 32 आंसर लिखा वो अपने लिए तालियां बजाएं घर पे बैठ के, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है जी। एक और टेस्ट लें आपका, जल्दी बोलो। एक और टेस्ट लें आपका। यस का बटन दबाइए अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक बार टेस्ट आप कर लें, पहली बार तो गलती सबसे हो जाती है। चलो आओ लिखते हैं, करते हैं जरा। अब निकालो जरा 2 रेस टू पावर 7 का आंसर क्या आएगा। क्या इसका आंसर 14 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया बात, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। इस बार भट्टाचार्य साहब ने सही आंसर दिया, और बहुत मजा आ गया, सभी का आंसर सही आ रहा है। शायद एक बच्चे का नाम ऊपर निकल गया गोली की तरह, उसने गलत जवाब दिया था, बाकी सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी बच्चों को, इसका मतलब बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट बच्चों वाला ग्रुप मेरे को मिला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, और यहाँ पे आंसर आ गया 128। बहुत ही बढ़िया, तालियां हमारी अपने लिए, 128 आंसर आपने दिया। कैफ साहब कह रहे हैं कि एक और सवाल पूछा जाए सर। चलो एक और सवाल आपसे पूछते हैं, ये निकालिए। 2 रेस टू पावर 10, जवाब दीजिए फटाफट।
देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। 2 रेस टू 10, उसको 500 रुपये का इनाम। प्रवीण ने सर सबसे पहले जवाब दिया। PRAV लिखा, अपना पूरा नाम बताइए सर। कादरी साहब कह रहे हैं 524, बेड़ा गर्क हो गया कादरी साहब का। और बाकी सारे के सारे, एक भाई कह रहा है 100 आंसर आ रहा है। 513। निकासी जी, क्या आपसे पेमेंट नहीं लिया? आप इस तरह की हरकतें करेंगे क्या? मतलब अगर आपसे पैसे नहीं लिए हमने तो आप इस तरह का जवाब देंगे? बड़ी गलत बात है यार। चलो आओ देखते हैं जरा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
चार, आठ हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, 256 हो गया, 512 हो गया, और आंसर बन गया 1024। ठीक है ब्रो, क्लियर है? तो जिन बच्चों ने सही जवाब दिया बहुत बढ़िया। एक और सवाल पूछें क्या आपसे? बताना जरा, 2 रेस टू पावर अगर मैं जीरो लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा? 2 रेस टू पावर जीरो अगर मैं लिखता हूं तो बताइए क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जीरो भी लिख दिया काफी लोगों ने। मजा ही आ गया। हर तरह का आंसर आ रहा है, पता लग रहा है हिंदुस्तान से कितने तरह तरह के लोग आए हुए हैं हमारे पास। क्या बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत लोगों ने दिया जवाब गलत। अच्छा, आपको वो सिंपल सी बात बताते हैं, जब भी किसी नंबर के ऊपर रेस टू पास जीरो आता है तो उसका आंसर बाय डिफॉल्ट वन होता है बेटा। ठीक है जी, अब लॉजिक पे मत जाना, इसको याद कर लेना, बाय डिफॉल्ट वन होता है। मैथ्स की क्लास नहीं है, नहीं तो मैथ्स के तो पैसे मैं ले लूंगा तुमसे अलग से। अच्छा, अगला जवाब दो, 5 रेस टू पास जीरो का आंसर क्या आएगा? जल्दी जवाब दो, 5 रेस टू पास जीरो का आंसर क्या आएगा? जल्दी जवाब दो। 1 आएगा, 2 कैसे आ जाएगा मेरे बच्चों? टाइपिंग मिस्टेक मत करो, जीरो कभी नहीं आएगा। जब भी किसी के ऊपर जीरो आएगा तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 आएगा। चलो एक और जवाब दो, 9 रेस टू पास जीरो का आंसर क्या आएगा? फटाफट, स्पीड, हाथ नहीं रुकना चाहिए। 9 रेस टू पास जीरो का आंसर क्या आएगा? फटाफट जवाब दे दो, मेक इट फास्ट। 1 आएगा, 1 आएगा, बहुत ही बढ़िया। ये जीरो वाले अनिल साहब गलत बात कर रहे हो आप, देखो नाराजगी हो जाएगी फिर आपसे। ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने। ठीक है जी, तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। आपका किसी के ऊपर भी जीरो आएगा तो आंसर सही आएगा। अब मेरे को जवाब देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो, बताओ आंसर क्या आएगा? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आया। जॉय का सबसे पहले आंसर आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काफियों का 1 आंसर आया। कादरी साहब तो आज दारू पी के बैठे हुए हैं। रईस ने भी साथ में दारू पी ली। कादरी साहब, रईस साहब, आपके तो धर्म में अलाउड ही नहीं है दारू, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? हैं? कोई पंजाबी आदमी हो तो वो तो पी के रोड में पड़ा रहेगा, चलेगा? आपको थोड़ी अलाउड है। फिर ऐसी कैसे हरकतें कर रहे हो आप? अब देखो यहाँ पे गगनप्रीत जी, आपने क्यों कर दी हरकतें? आपने क्यों दिखा दिया कि आपने पी रखी है? अब आप बताओ ना, यहाँ पे क्या है? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, एंड में जीरो आ गया। समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑलवेज बी जीरो। हाँ है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, जीरो था, आंसर पेल दो फटाफट। चलो अगला जवाब देते हैं, आज आपका दिमाग की टेस्टिंग करते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 जीरो, अब बताओ आंसर क्या आएगा? जल्दी जवाब दो फटाफट, जल्दी जवाब दो। अब देखते हैं जीरो आएगा कि नहीं आएगा। एक भाई ने तो पैदा ही कर दिया जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी ने 16 कर दिया, पता लग रहा है मेरे को 1 घंटा हो चुका है, दिमाग की नसें फट चुकी हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग। नलायको, क्या हो गया तुम्हें? अब देखो यहाँ पे 2 + 4 = 6 8, अब जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। चलो ये आपकी प्रैक्टिस थी, दिमाग को थोड़ा हिलाने के लिए। आपका साइबर सिक्योरिटी की जिंदगी में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा जी, हमारी जिंदगी में हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, एथिकल हैकिंग पढ़नी है, और हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है। और इन सब का संपर्क किसके साथ होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। एआई की बात करते हैं तो एआई के अंदर मशीन लर्निंग भी आता है, डीप लर्निंग भी आता है, जेनरेटिव एआई भी मेरे पास आता है, और एल एल एम भी आता है। ठीक है ब्रो, तो बेसिकली मैं तुम्हें बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजों के दर्शन करवा दूंगा इस वर्ल्ड के अंदर, की मजा आ जाएगा आपको। फिर हमने क्या बोला, ये सारी चीज हमारी किस कैटेगरी में आती है? कोई पूछे बेटा ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कितने चीजों से बनी है? 3 चीजों से। एक का नाम हार्डवेयर, एक का नाम सॉफ्टवेयर, और एक का नाम नेटवर्क। फिर हमने हार्डवेयर के अंदर क्या बोला? हमने हार्डवेयर के अंदर नाम लिया कंप्यूटर का। कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? 2 पार्ट्स में। एक का नाम हार्डवेयर हो गया, और एक का नाम मेरे पास क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। अब हार्डवेयर की बात करूंगा तो हार्डवेयर के अंदर कितनी चीजें होती हैं? हमने कहा था इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है।
और प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, सीपीयू आता है। सीपीयू के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चों का नाम क्या है? कार। आगे आर की भी हमने शादी कर दी, इसने कितने बच्चे पैदा कर लिए? इसने 7 बच्चे पैदा कर लिए, ये ज्यादा जोश में था। तो अल्टीमेट देखने वाली बात है, इसके 7 बच्चे हो गए यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। और उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया। चार्ट बना के दिखाया, हालांकि चार्ट को मैंने नहीं समझाया। जो इनपुट डिवाइस था वहां पे पैरेललोग्राम बनाया, जो आउटपुट डिवाइस था वहां भी पैरेललोग्राम बनाया, बाकी हर जगह मेरे पास क्या आ गया? रेक्टेंगल का डब्बा आ गया। इसको मैंने क्या नाम दिया? इनपुट डिवाइस का नाम दिया। इसको मैंने क्या नाम दिया? आउटपुट डिवाइस का नाम दिया। ये मेरे पास क्या? प्राइमरी मेमोरी। ये मेरे पास है कंट्रोल यूनिट। और ये मेरे पास क्या? एएलयू। हमने कहा एएलयू कितनी हरकतें करेगा? हमने कहा दो तरह की, एक का नाम है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और एक का नाम है कंपैरिजन ऑपरेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर हमने कितने सिंबल्स पढ़ लिए? हमने ये वाले सिंबल्स पढ़ लिए। ठीक है बेटा। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, और साथ में आपका रेस टू पावर हो गया। और रेस टू पावर वाले सिंबल को हमने क्या नाम दिया? कैरेट का नाम दिया। स्टार को हमने क्या नाम दिया? एस्ट्रिक का नाम दिया। इसको स्लैश को हमने क्या नाम दिया? फॉरवर्ड स्लैश का नाम दिया। स्लैश कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। फिर मैंने आपको याद कराया कि डेटा उत्पन्न होगा इनपुट डिवाइस से, जानकारी जाएगी प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, फिर जाएगी प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर जाएगा आउटपुट डिवाइस के पास। अभी ना तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानकारी बताया, ना मैंने कंट्रोल यूनिट के बारे में जानकारी बताया, ना मैंने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में जानकारी बताया, और ना ही मैंने ये चिकन पॉक्स यानी रजिस्टर्स के बारे में जानकारी बताई है। क्लियर है बात सभी को? तो हल्का हल्का धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को पता है इस कोर्स के अंदर काफी सारे प्रोफेशनल लोग भी बैठे हैं, शायद उनको पास मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा, मेरे से ज्यादा बड़े गुरु हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को सारे बच्चों का लेवल सामान्य बनाना है। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और बाकी हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वराज जी, एलएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप ढूंढेंगे चैट जीपीटी से। ठीक है। तो आप ढूंढ के बताना क्या होता है हमारे पास। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फटाफट फीडबैक दे दो, कैसा रहा आज की क्लास? गंदी रही, बढ़िया रही, गुड रही, बैड रही, वेरी बैड रही, पुअर क्लास रही, कैसी रही? मेक इट फास्ट, गिव मी द फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। हाँ बेसिक है ना बेटा, फास्ट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव करेंगे, अभी तो हम धीरे धीरे हिलाएंगे। आज पहली क्लास थी हमारे पास, तो पहली क्लास हमारा थोड़ा सा तो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए। काफी सारे बच्चे वो बैठे हुए हैं क्लास में जिन्होंने पेमेंट अभी नहीं करा हुआ है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ पेमेंट का क्या सिस्टम है। पहली बात, क्लासेस जो हैं आपकी 2 तरह से होती हैं। एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास करनी है, दिल्ली में आना पड़ेगा, रोहिणी में हमारा सेंटर है, वहां पढ़ना पड़ेगा। उसकी फीस है ज्यादा नहीं, 1,50,000। ठीक है जी। ऑनलाइन की फीस की बात करेंगे, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। अब होता क्या है आपके पास कि आपको कॉपी अपनी खरीदनी है, पेन अपना खरीदना है, कपड़े अपने खरीदनी है, पानी अपना पीना है, इंटरव्यू के लिए किराया भाड़ा भी खुद देना है। तो इसमें एक हमारा कॉस्ट लगता है जिसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट। और वो जो डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो हमारी 100 रुपीज पर मंथ रहती है, जो हमें जूम वालों को देना पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको बैकअप क्लासेस की सुविधा लेनी है, जैसे आपकी क्लास छूट जाती है, आपका नौकरी का टाइम क्लैश करता है, तो फिर हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है अमेजोन वेब सर्वर की, जिससे जिसके लिए हमें उनको पेमेंट करना पड़ता है 307 रुपये। ये 100 रुपया खा जाता है आपका जूम वाला, और ये 307 रुपये आपका खा जाता है बैकअप वाला। तो अगर किसी बच्चे को खाली जो मिनिमम है 100 रुपया पे करना है, वो 100 रुपया पे कर सकता है और डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस बच्चे को लेटर से बैकअप भी लेना है तो उसको 307 रुपये 7 पे करने पड़ेंगे। 307 मत करना, 400, सॉरी, टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा 407। 407 मत पे करना, 406 रुपये पे कर देना। उससे एक नंबर बनेगा जो न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंगली बढ़िया रहता है। तो ये अब आपकी चॉइस है। अगर आपको मिनिमम पढ़ाई करनी है तो 100 रुपया देना पड़ेगा, अगर आपको बैकअप लेना है तो 307 रुपये अलग से देना पड़ेगा। अगर आप केवल रिकॉर्डिंग क्लासेस ही लेना चाहते हैं तो 307 रुपये दो। अगर आपको लगता है कि आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते तो 100 रुपये बचा लो अपना। और अगर आपको दोनों का प्रोविजन मेंटेन करना है तो 407 रुपये की जगह 406 रुपये पे कर देना बस। ये आपका प्रोसेस है, इसमें से 1 रुपया भी मेरा नहीं बन रहा, इसलिए मैं इसको बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट कहता हूँ।
ठीक है सर, आपके पैसे कैसे बनेंगे, मेरे पैसे कैसे बनेंगे, मेरे पैसे ऐसे बनेंगे, कल को जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो मैं लगा के दूंगा, और जब मैं लगा के दूंगा तो पहले महीने की 15 दिन की तनख्वाह मैं तुमसे मांग लूंगा। ठीक है, तो जायज सी बात है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है कि तुम्हारी जॉब लगनी चाहिए। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो जरा। हाँ जी, ये सारे के सारे चार्ज ही मंथली हैं जी। अभी अमेजोन वाला जैब बिजॉय जो गंजा है वो इतना सस्ता नहीं हुआ कि वो 307 रुपये में तुम्हें 19 महीने की सेवा प्रोवाइड कर सके। गगनप्रीत जी, एक बार में सेंड करना है 200 700 यार, इसका ब्रेकअप मत करो, इसमें भी तुम इंस्टॉलमेंट कर दोगे, कोई फायदा नहीं है, इकट्ठे दे देना बस। शर्मा जी, क्यों नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, अपना फोन नंबर आप क्यों दे रहे हो मेरे को, क्या रीजन है सर? हाँ, किसी को मेरे से बात करनी है, संपर्क करना है, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 8851927016, ये आप कॉल कर लीजिए मेरे को। कॉलिंग का नंबर है, कोई बात करनी हो, और टाइम का ध्यान रखना। और अगर आपको व्हाट्सएप करना है, 8750519151, ये आपका व्हाट्सएप है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज देना, फिर मैं आपसे 6 चीजें मांगूंगा, वो क्या मांगूंगा वो समय आपको बता दूंगा। पेमेंट कहाँ करनी है, ये नंबर नोट कर लो, 8851927016 IDFC फर्स्ट। अगर ये तुम्हारा यूपीआई आईडी काम नहीं करता है, एरर मैसेज आता है, तो मेरे को फिर व्हाट्सअप करना, फिर मैं आपको नया वाला दे दूंगा। फिलहाल ये भी एक्टिवेट हो चुका है, पीछे ओवर बुकिंग हो चुकी थी, 24 घंटे बाद ये खुल चुका है, तो अगर आप इसमें ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो फटाफट। कब क्लास कादरी साहब शुरू होगी बता देंगे आपको।